गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सही होगा सब। और आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो मेरे एंड से तो वीडियो का ऑडियो सही है और ये फिर रिकॉर्ड भी सही से हो रहा है। एंड अगर हम बात करें तो ये स्क्रीनिंग भी अब सही से हो रही होगी। अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट में डालें और फिर अगले वीडियो से हम उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मेरे मुझे तो लग रहा है सब कुछ सही जा रहा है। और अगर पढ़ाने में कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि सर क्या मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ आपको समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ वहाँ पे अपना कमेंट छोड़े। और उम्मीद मैं जब देखूँ तो प्लीज़ मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका। थैंक यू वेरी मच इसके लिए, अगर आपने ऐसा किया तो अब आ रहे हैं अपना लोग पढ़ाई पे। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे क्या कर लिए हैं और क्या करेंगे। तो अपना लोग कर लिए हैं पूरा 10 चैप्टर, और आज का 11वां चैप्टर। पूरा 10 चैप्टर में हमने क्या किया? सब चीज़ पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट्स देखे थे। जो भी चीज़ शुरू का होता है पॉलिटी का, आप लोग जैसे जानते हो, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज था, डीपीएसपीज थे। और उससे पहले और सब भी प्रोविजंस थे, जैसे कि इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी नहीं किए हैं, इमरजेंसी इसके बाद का चैप्टर है, वो करेंगे। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि अगर कोई एडवांस क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में बनाना है, तो वो इस टॉपिक को चूज करेगा। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है कि थोड़ा सा वैग होता है ये टॉपिक, कि कौन सा मामला किधर जाएगा। स्टेट का ड्यूटीज आता है बहुत सारा इसमें, एक्ट्स आता है, सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है इसमें, वाटर डिस्प्यूट आता है। फिर आर्टिकल 263, जैसे कि आप लोग जानते हो, अंतर्राज्यीय वो पैनल जो बनता है। फिर सरकार या कमीशन से आता है, बहुत सारा कमीशन इसमें आता है, कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर जैसे कि आपने सुना होगा, राजमन्ना कमीशन किससे से रिलेटेड है, सरकार या कमीशन किससे, सारे कुछ इसमें आते हैं। पुंछी कमीशन किससे है, तो इसमें ये सब चीजें आती है। तो तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको इस चैप्टर का, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। तो ये जरूरी है आपको समझना। इसके बाद आप पूरा ध्यान से मैं जो बोलूंगा उसको सुनना है। अगर जहाँ नहीं आ रहा है आपको, तो वो नोट्स भी बनाने हैं, थोड़ा शॉर्ट्स नोट्स करके। मुझे उम्मीद है कि आपके पास एक जीएस का नोट होगा, जहाँ पे आपको जो चीज़ नहीं आ रही होगी वो चीज़ तुरंत नोट करते होंगे। तो जो अपना क्लास से प्री मैंडेटरी चीज़ें होती है वो बताने के बाद, अब अपना लोग बिना टाइम गवाए ये लोग ये करने का प्रयास करेंगे। एक सेकेंड, इसको बड़ा, हाँ ठीक। अब नहीं फटेगी। तो फटने का नहीं, वो जो इशू होता है ना, मोबाइल में छोटा दिखता है, वो बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन था कि वो छोटा दिखता है मुझे। तो अब ये ठीक होगा शायद। देखिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को हम कितने भागों में बांटते हैं? देखिए, इसमें दो भाग आता है। एक तो इसमें भाग पार्टिकुलरली दो भाग दिया गया। एक तो भाग 11 दिया गया, एक भाग 12 दिया गया। भाग 11 में लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट दिया हुआ है, कि इन दो चीजों का बंटवारा कैसे होगा, स्टेट और और 12 में दिया गया ट्रेड्स का, या फिर बोल लीजिए ट्रेड्स का कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, या फिर बोल लीजिए इसमें वित्तीय वित्तीय जो फाइनेंस भी बोल सकते हैं आप, फाइनेंस रिलेशनशिप कैसा है दोनों के बीच, ये चीज दिया गया। तो थोड़ा सा ये समझ लिए। उसके बाद जैसे कि अगर बात करें जुडिशरी, क्या जुडिशरी का बंटवारा होता है? नहीं, कोई जुडिशरी का बंटवारा नहीं होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग आता है, सेंटर के लिए अलग आता है। एक सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके अंदर हाई कोर्ट आता है, उसके अंदर सबऑर्डिनेटिव कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ये सब आती है। तो जो ऊपर का फैसला है उसको सबको मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड है, ना कि अलग अलग पॉलिसीज एक मामले में कोई ला सकता है। ये नहीं कि हमारा स्टेट का कानून अलग है, आपका स्टेट का कानून अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको बताया कि लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखेंगे। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन हम पार्ट नंबर 11 में देखने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255। ये टोटल 11 आर्टिकल है इसमें। 45 से 55 ऐसे करके याद रख लीजिए। लेजिस्लेटिव 45 से 55, हमको लगता है याद हो गया होगा। 45 से 55 करके 245 लगाना है। इसमें क्या कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फॉर द एंटायर ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया, पूरा देश के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और स्टेट अपना रिस्पेक्टिव स्टेट में लॉ बना सकता है। अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का बात आए, जैसे कि भारत से बाहर का कोई कंपनी काम कर रहा है, वहां पे कोई सिटीजन काम कर रहा है, उसके लिए अगर कोई कानून बनाना है, जैसे ओवरसीज इंडियन सुने होंगे आप, और फिर एनआरआई सुने होंगे, ये सब के लिए अगर कोई कानून ला रहा है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट लाएगा, कोई स्टेट नहीं ला सकता।
फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे कानून बना सकते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। कैसे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये देखते हैं। हाँ, देखिए, कुछ ऐसा यूटी भी तो है। यूटी के लिए कौन कानून बनाएगा? यूटी के लिए देखिए, यूटी जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, आप जान रहे हो ना, अंडमान निकोबार यहाँ, लक्षद्वीप यहाँ। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र के वो जो कच्छ का आता है पार्ट, वो वाला। दादर एंड नगर में दमन एंड द्वीप आता है, लद्दाख सबसे ऊपर वाला पार्ट। ये सब के लिए अगर आपको कानून बनाना है तो पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है कि दीज रेगुलेशंस हैव द सेम इफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ही इसके लिए कानून बनाए। प्रेसिडेंट रेगुलेशंस ला सकता है, याद रखिएगा। और ये रेगुलेशंस उसके ही बराबर माना जाएगा जो कि रेगुलेशंस सेम इफेक्ट लाएगा। पर पार्लियामेंट जो कानून ला करके उसके लिए कानून बनाएगा, उतना ही इम्पोर्टेंट ये कानून रेगुलेशंस माना जाएगा प्रेसिडेंट से। तो सोच रहे हैं प्रेसिडेंट का कितना पावर होता है यहाँ पे। यूटी के मामले में बहुत सारा पावर हो जाता है प्रेसिडेंट को। कह रहा है गवर्नर, गवर्नर कैन डायरेक्ट दैट द पार्लियामेंट्री एक्ट डजंट अप्लाई टू अप्लाइज विथ मॉडिफिकेशंस टू शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। कह रहा है कि गवर्नर डायरेक्ट कर सकता है कि पार्लियामेंट्री का कोई भी एक्ट जो है डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो जाए, या फिर मॉडिफिकेशन के साथ शेड्यूल एरिया पे अप्लाई नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। तो मतलब गवर्नर के पास भी पावर होता है रिस्पेक्टिव स्टेट में, अगर वो शेड्यूल शेड्यूल एरिया में आ रहा है तो, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है, समझ रहे। गवर्नर ऑफ असम जो होता है, या फिर प्रेसिडेंट बोल लीजिए, पूरा भारत का प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर असम के पास, दोनों के पास सिमिलर पावर होता है। किसके लिए? एटीएम करके याद कराए थे। एटीएम, ऐसा एटीएम जिसमें कि मनी नहीं है, मतलब असम, त्रिपुरा, मणिपुर और सॉरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मेघालय और मिजोरम, ये चारों स्टेट के लिए सेम पावर होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए। उतना डीप में आपको जाना नहीं है। चलिए, अब चाय भी खत्म हो गया। तो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को जैसे बांटते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। एक तो यूनियन लिस्ट आता है। आपको पता है ना कि लिस्ट किस में आता है, कौन सा शेड्यूल में आता है लिस्ट? क्या 7 शेड्यूल में आता है? हाँ या नहीं, बताओ। यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है और कंकरेंट लिस्ट आता है। ये 3 लिस्ट आता है। और किस कभी कोई सब्जेक्ट कोई अथी में पूछ देता है कि एग्जाम में कि किस में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप देखिए 98 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आता है सबसे ज्यादा। और उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट आते हैं। और फिर कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कंकरेंट लिस्ट, सॉरी, यूनियन लिस्ट में 98, फिर उसके बाद 59 स्टेट लिस्ट में, फिर 52 आएगा कंकरेंट लिस्ट में। और फिर रेसिडेंट पावर जो है वो पार्लियामेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 का कुछ दिया गया। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में 3 प्रकार से बांटा गया। आपको बताए थे पहले कि लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बताए थे 245 से लेके 255 के बीच बताए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस था और फाइनेंशियल रिलेशंस था। ये दोनों के बारे में बताए थे कि आपको पार्ट नंबर 11 में आएगा और ये पार्ट नंबर 12 में आएगा। ठीक, ये दोनों आपको बताए हैं। इसमें क्या सब आएगा नीचे तो हम लोग देखेंगे ही, हालांकि यहाँ पे अगर देख ले तो रहने देते हैं। देख ही लेते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस में क्या आता है सेंटर स्टेट का? टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ, मतलब टेरिटरी एक दूसरे का कहाँ तक आएगा, ये चीज बता रहा है। और उसके बाद सब्जेक्ट का, जैसे कि हम बंटवारा किए, ये चीज का भी लेजिस्लेशन में आएगा। उसके बाद पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, कुछ मामलों में स्टेट के सब्जेक्ट में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ये भी लेजिस्लेशन पावर है। सेंटर हम बताएंगे एक एक करके कि कितना पावर आता है। 5 तरह से ऐसा कानून है कि जहां बना सकता है सेंटर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कानून। सेंटर कंट्रोल करता है ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट के लेजिस्लेशन पे कंट्रोल करता है सेंटर का, ये सब चीज आता है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में अगर बात करें तो जैसे कि इमरजेंसी के टाइम में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंटर के पास चले जाता है, ये चीज है। सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट को कि तुम ऐसे करो, कॉपरेशन विद द स्टेट, ये आर्टिकल 255 के तहत नहीं है, ये आर्टिकल है। सेंटर जो डायरेक्शन देता है स्टेट के तहत, ये है आर्टिकल नंबर 365 में। तो 356 में तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। 265 के तहत ये आता है। सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट को, तुमको ऐसे चलना है, और अगर नहीं चले तो फिर ये लगेगा। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आता है। तो फाइनेंशियल रिलेशंस भी दिया गया, देख सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, ग्रांट रिलेशन, ये सब। हालांकि ये सब देखने वाले हम नीचे, तो ऊपर देखना जरूरी नहीं था। स्पेशल प्रोविजंस दिया गया कुछ।
स्पेशल प्रोविजंस करके दिया गया कि पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर में फॉर यूनियन टेरिटरी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए स्टेट लिस्ट के मैटर में एक कानून बना सकता है। जैसे कि 100वां अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 2016 में, तो जीएसटी जब हम लाए थे तो हमने पूरा देश के लिए कानून बनाया था। तो इस इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के तहत हमने पूरा स्टेट के लिए बनाया था। तो ये स्पेशल प्रोविजन की यूटी, इतना सा बात याद रखिए कि यूटी के लिए हम कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट ही बनाता है। हालांकि यहाँ पे जो है रेगुलेशंस जो लाता है प्रेसिडेंट, उसका सबसे उतना ही पावर होता है जितना पार्लियामेंट लाता है अपना कोई कानून बनाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है पार्लियामेंट भी लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर में यूनियन टेरिटरी को। लॉ प्रेसिडेंस अगर कोई सब तीनों कानून बना दिया किसी सब्जेक्ट पे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा कानून यूनियन का माना जाएगा, उसके बाद कंकरेंट फिर माना जाएगा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को। अगर 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 बात आए कि कन्फ्लिक्ट हो जाए तो यूनियन का सबसे ऊपर कंकरेंट, लेकिन स्टेट लिस्ट का वो सब्जेक्ट जो है वो ऊपर हो जाता है यूनियन से भी अगर वो प्रेसिडेंट का एसेंट से बना है। यदि वो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल एसेंट पा लिया है तो वो ऊपर हो जाता है यूनियन लिस्ट से। समझ में आया? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड में क्या होता है, आपको एक तरह से हम ओवरव्यू बता देते हैं, फिर सटाक से खींच देंगे। मतलब 249, 250, 252 है ना, 252 और 253, ठीक, 1 2 3 4, और कोई छोटा क्या, 51 52 53, ठीक है, 51 तो नहीं था, एक और था, 5 तरह से था, हालांकि 5 तरह से दिया तो नहीं है। हाँ, 256 भी तो मान सकते हैं, 356 ये भी तो मान सकते हैं। देखो ये 5 तरीका है या फिर 5 आर्टिकल याद कर लीजिए जहां पर जो है स्टेट, जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में यूनियन लॉ बना सकता है। सबसे पहले तो 249वां आर्टिकल में देखेंगे। अगर 249वां आर्टिकल में क्या होगा, अगर राज्यसभा, जानते हैं कि राज्यसभा किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल राज्य को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर राज्य से अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक नहीं मतलब कि उसके पॉपुलेशन के बेस पे प्रतिनिधि जितना हो, सबसे ज्यादा यूपी का होता है, तो अपना उसके आधार पे 81 शायद है वहाँ पे अभी मेंबर, तो उसके आधार पे भेजा जाता है राज्यसभा में, और फिर वो राज्य के लिए खास करके डिसीजन लेता है कि हमारे राज्य में क्या सब, या फिर रिस्पेक्टिव राज्य के लिए कोई भी कानून ऐसा नहीं बना दिया सेंटर की जो कि लोकसभा के द्वारा कि राज्य का अधिकार हनन छीन रहा, तो फिर वो राज्यसभा उसको पास ही नहीं होने देगा लोकसभा अगर ऐसा कुछ करता है तो फिर वही कारण है क्यों हम बताए कि राज्यसभा के बारे में, तो अभी आपको हम बता रहे हैं क्योंकि 249 में ये कह रहा है कि राज्यसभा बोलेगा कि ए सेंटर, तुम जो है मेरे लिए कानून बनाओ, मतलब कि राज्य के लिए, मेरे लिए नहीं, राज्य के लिए तुम कानून बनाओ। और अगर ऐसा कुछ करना है, अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो करना है, बोलेगा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए तुम मेरे लिए कानून बनाओ, मतलब कि राज्य के लिए कानून बनाओ, और वो रेजुलेशन को पास करना पड़ेगा, एक रेजुलेशन देना पड़ेगा सेंटर को, और वो रेजुलेशन 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। ये वैलिड रहेगा कब तक, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। हालांकि 1 साल के लिए नहीं वैलिड रहेगा, परंतु ये अनंत काल तक जा सकता है, लेकिन हर 1 साल के लिए, हर 1 साल पे उसको फिर से उस रेजुलेशन को पास करना पड़ेगा, समझे? तो ये चीजें होती है। तो कब हुआ 249, कैसे हुआ, राज्यसभा, बस याद रखिए आपको यहाँ पे राज्यसभा, नेशनल इंटरेस्ट, दो चीज अगर याद रख सकते हैं 249 में तो याद रखिए। 250 को कैसे याद रखोगे, 250 में जीरो हो गया, यहीं पर कंफ्यूजन होगा, अंतिम में कंफ्यूजन होगा। तो जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया, पावर जीरो हो गया। पावर जीरो कब होता है, जब इमरजेंसी आता है। इमरजेंसी क्या मतलब, नेशनल इमरजेंसी, समझ में आया? पावर जीरो हो गया मतलब 250, नेशनल इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, सारा पावर स्टेट का खत्म। आप जानते हो नेशनल इमरजेंसी में यही होता है, और स्टेट के मैटर पे पूरा का पूरा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, उसके सारे मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। लेकिन याद रखिए जब ये इमरजेंसी खत्म होगा, इमरजेंसी जैसे एंड होगा, तो 6 मंथ के भीतर, 6 मंथ के भीतर जो है वो सारा जो भी कानून है, जो भी बनाया गया है लॉज, वो खत्म हो जाएगा इमरजेंसी के 6 मंथ के भीतर। अगर 6 मंथ है आफ्टर द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी एंड हुआ तो उसके 6 मंथ के भीतर स्टेट लॉ में कोई एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल्स इन द स्टेट। और हो गया, ये खत्म हो गया। फिर देखिए दो, यहाँ रखिए दो, यहाँ ये दो से याद हो जाएगा, दो या दो से अधिक स्टेट बोल देगा, मिल के बोल देगा कि ए सेंटर, तुम मेरे लिए, मतलब हम दोनों के लिए या हम दो से अधिक जो भी हो, तुम मेरे लिए कानून बनाओ। तो फिर बोलेगा स्टेट, बोलेगा ठीक है, स्टेट सेंटर बोलेगा ठीक है हम बनाएंगे आपको कानून। तो वो फिर कानून बना सकता है पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट बना सकता है उस स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टेट में। हो गया ये खत्म, ये भी।
फिर आता है तीसरा में, तीसरा में आता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल तो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हो, आई एन टी देते हो, डॉट दे देते हो, मतलब तीन अक्षर, तीन अक्षर इंटरनेशनल ऐसे करके याद रखते हो ना। आई एन टी इंटरनेशनल नहीं लिखते हो पूरा, आई एन टी लिखते हो ना। तो तीन लिखते हो, ऐसे तीन में आ गया इंटरनेशनल लॉ या ट्रिटी को लागू करने के लिए। लॉ या ट्रिटी को लागू, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना सारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं ग्रीन हाउस गैस का मीटिंग हुआ देश में, उसके लिए वहाँ कानून बनाया कि हर देश को 2% से नीचे अपना कार्बन एमिशन करना चाहिए। ये सब बातें, तो फिर इस चीज़ को रेगुलेशन लाने के लिए सरकार कहेगा ठीक है भाई, तो हम पूरे देश में लाना चाहते हैं इस चीज़ को, अगर वो स्टेट लिस्ट का मैटर भी है कुछ, तो वहाँ पे हम कानून बनाएंगे, सीधी सी बात। 356 में तो आप जानते हो कोई स्टेट का मशीनरी फेल हो गया कि वहाँ का सरकार नहीं चल पाया, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और राष्ट्रपति शासन जैसे लगा तो उसका सारा का सारा लेजिस्लेटिव पावर कहाँ चले जाता है, पार्लियामेंट के पास, और लॉ बना सकता है। अब वही चीज़ दिया गया, उसको बार बार पढ़ना शायद उतना भी इफेक्टिव बात है नहीं। और यह पता है सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, सेंट्रल का कंट्रोल जो होता है स्टेट लेजिस्लेशन पे, एक तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में होता है। गवर्नर का ऑर्डिनेंस जब आता है, गवर्नर ऑर्डिनेंस कब लाता है, अगर ऐसा कुछ है तो गवर्नर का ऑर्डिनेंस ला 213 के तहत गवर्नर ऑर्डिनेंस ला करके वहाँ के फंक्शन में अपना, वहाँ के मीटर में अपना फंक्शन कर सकता है। जैसे कि कुछ आप जानते हो गवर्नर का ऑर्डिनेंस मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट सेंटर से बात आ गई। गवर्नर का पावर देखो, गवर्नर क्या कर सकता है ये भी देखिए। गवर्नर एक पावर, गवर्नर कैन रिजर्व बिल, बिल को रिजर्व रख सकता है आर्टिकल नंबर 200 और 201 के तहत। अगर उसको लगता है कि कोई चीजें, देखो कंट्रोल कैसे ले रहा है, अगर कोई स्टेट कोई चीज को पास कराना चाह रहा है कोई लेजिस्लेशन, लेकिन सेंटर को पसंद नहीं आ रहा है, तो बोलेगा कि गवर्नर को बोलेगा ए गवर्नर तुरंत तुम बिल को रिजर्व करके रख लो, और 6 महीना बस लटकाए रहो तुम प्रेसिडेंट का थी एसेंट लेने के लिए, बस फिर हो गया, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना। इसी तरह अभी जानते हो तमिलनाडु का आर एन रवि जो है, उसके तहत कितना मामला चला था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया, सुप्रीम कोर्ट खुद ने बोला जाओ तुम आर एन रवि तुम छुट्टी पे जाओ, हम ही इसको जो है पास कर देते हैं। उसने पास कर दिया फिर से, फिर आर्टिकल नंबर 143 मतलब कि आर्टिकल नंबर 143 के तहत उसने क्या किया, फिर प्रेसिडेंट ने इसको आया, प्रेसिडेंट बोलता है कि ए सुप्रीम कोर्ट तुम ये बताओ मुझे, कुछ क्वेश्चन पूछा, लगभग 11 के 12 क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा क्या तुम सच में अपना बिना अनुमति से, मतलब बिना मेरे अनुमति से, या फिर तुम अपने अनुसार कोई भी लॉ को पास कर सकते हो स्टेट लिस्ट का, ऐसा कौन अधिकार दिया तुमको। फिर वो जवाब देता है, और फिर उस बिल को, सारा बिल को खत्म कर देता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं हमको ये सेंट दिए ही नहीं थे, मान लीजिए शुरू से इफेक्ट, इफेक्ट टू द प्राइमरी लिटिव सिटीजन, मतलब शुरू से ही मैंने कोई इफेक्ट दिया ही नहीं, ऐसा मान के चलिए। तो ये मामला खूब छिड़ा था, हालांकि ये सब चीज़ें बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर चांस देखने को मिलता है। तो अपना लोग को ये मिला था देखने, हालांकि इससे कुछ अटेंड तो नहीं हुआ, बस जीके बढ़ गया। तो चलिए ये देख लिए अपना लोग। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आता है 56 से 63, 245 फिर आपको याद दिलाते जाएंगे हम। तो 55 ये क्या था, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव पावर था। इसमें क्या है, इसमें क्या है 256 से 63, 56 से 63, 56 से 63 ऐसे करके याद रखिए। 256 से 63 ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। यहाँ पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर का दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हालांकि ये जिस रूप में चलता है, लेजिस्लेटिव पावर एंड एक्सेप्ट इन द स्पेसिफिक, कुछ केस में अलग 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 बात करता है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहे तो तो सरकार की मशीनरी फेल हो जाएगी, चल भी नहीं पाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों में उतना डिफरेंस होता नहीं है। स्टेट एग्जीक्यूटिव लॉज ऑन द कंकरेंट लिस्ट अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पार्लियामेंट्री लॉ गिव्स इज द पावर टू सेंटर। अगर अनलेस पार्लियामेंट कुछ लॉ लगा के ऐसा कुछ नहीं कर दे कि इसका एग्जीक्यूटिव या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव अलग है, तभी तक वो कंसर्न साथ नहीं कर सकता। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर का बात करें तो ऑब्लिगेशन क्या होता है। आर्टिकल 256 आपको पता है कि स्टेट मस्ट इंश्योर करना है। आर्टिकल 256 था यार, 265 हम बता दिए थे ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, क्या ही मैं बोल रहा हूँ। 256 था, 365 इधर है, 256 है यहाँ पे। आर्टिकल 256 में ये कहता है कि स्टेट को कंप्लाई करके चलना पड़ेगा पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार, पार्लियामेंट जो लॉ बनेगा उसी के अनुसार स्टेट को चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम कर लो। अगर देखिए दो कंडीशन होता है, दो रिस्ट्रिक्शन होता है आर्टिकल 256 में। एक तो होता है कि तुम जो पार्लियामेंट लॉ बनाए उसको कंप्लाई करो, दूसरा होता है इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर से स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर का। ये चीज अगर ऐसा कुछ होता है तो आर्टिकल 365 लाएंगे और प्रेसिडेंट रूल लाएंगे।
If the state fails to comply with the central directions, precedent rule may be imposed. देखिए एक माइन्यूट सा डिफरेंस है किसके बीच में, अगर आपको बताएं तो आर्टिकल 365 और 356, 356 एंड 365, ये दोनों के बीच एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। 356 क्या कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई स्टेट काम ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिखा है कि स्टेट कैसे किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा, कहाँ लॉ नहीं बनाएगा, टैक्सेस के मामले में, हर चीज के मामले में, तो यहाँ बस एक कीवर्ड रख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन याद रख लीजिए, और दूसरा मेजोरिटी याद रखें। अगर मेजोरिटी किसी सरकार का गिर जाए तो आर्टिकल 356 के तहत या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजंस को अप्लाई ना करे अपने स्टेट में, तो आर्टिकल 356 के तहत वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। लेकिन 365 है, कोई सेंटर का डायरेक्शन है, याद रखिए यहाँ कीवर्ड है सेंटर। यहाँ अगर कोई सेंटर या फिर गवर्नमेंट जो जो कि ऊपर रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करे कोई स्टेट, तो फिर 365 के तहत जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। ये दोनों चीज माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो स्टेट फाइल्स टू कंप्लाई द सेंटर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को होता है तो प्रेसिडेंट को लग जाता है, तो ये समझ में आ गया। सेंट्रल डायरेक्शन टू द स्टेट आर्टिकल 200 के तहत है। सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन कैन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रेलवे, प्रोटेक्शन एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके मामले में वो डायरेक्शन दे सकता है सेंटर स्टेट को, कि 300 में, इतना भी जरूरी नहीं है ये। यहाँ कहता है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, म्यूचुअल डेलीगेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये उतना जरूरी नहीं है। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, यहाँ देखिए ये आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263 बहुत ही जरूरी है। यहाँ कहता है कि पार्लियामेंट कैन एडजुकेट डिस्प्यूट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स इन द वैली। देखिए रिवर का जो भी तंत्र है, रिवर का मामला जो है, या फिर वाटर डिस्प्यूट बोल लीजिए, वाटर डिस्प्यूट का जो भी मामला है, वो जो है पार्लियामेंट सॉल्व करता है, और दोनों मिल के सॉल्व करता है। पार्लियामेंट ही सॉल्व कर सकता है कोई भी मामला, जब दो राज्यों के बीच में अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है, कोई नदी का पानी कौन कितना यूज कर रहा है, ये सब चीज बातें हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट इसको बात को अपना मतलब उसका डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट। आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता क्या, बोलेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि ये अधिकार तो पार्लियामेंट उसको दे सकता है, परंतु क्यों देगा भाई, क्यों देगा, वो नहीं देता है। अगर आर्टिकल 263 के मामले में है कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाएगा, देखो सेंटर और स्टेट के बीच के जो मामला है, वहाँ सौहार्द मतलब हार्मोनी बना रहे हर चीज के मामले में, टैक्स का बंटवारा या फिर कोई भी चीज, हालांकि ये एक एडवाइजरी कमेटी होता है, इंटर स्टेट काउंसिल 263 के तहत बनता है। इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर अपना हेड होता है, और बाकी सारे स्टेट के सीएम होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, वहाँ जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यूटीज का, ये सब होता है। हम बाद में इसको पढ़ेंगे भी, तो ये सब मामला देखता है, जहाँ पे पब्लिक एड्स रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये सब मामला देखे जाते हैं पूरा नेशनल वाइड। फिर आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 के तहत आता है। यहाँ देखिए राज्यसभा का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा ही ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज कितने हैं, तीन तरह से, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, और आईएफओएस होता है, आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, फॉरेस्ट नहीं होता है, फॉरेस्ट सर्विस को बोलते हैं आईएफओएस बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्विस ये नहीं होता। तो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं होता है, समझ में आया। ये ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, आर्टिकल 312 के तहत होता है। और ये यहाँ पे क्या करता है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज थ्रू द राज्यसभा रेजुलेशन, जब तक राज्यसभा रेजुलेशन नहीं रहेगा तो वो नहीं बना सकता। ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइंटली कंट्रोल बाय द स्टेट एंड द सेंटर विद द अल्टीमेट कंट्रोल अंडर द, हालांकि पावर तो पूरा सेंटर के पास होता है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, एक तरह से ये बताया गया परिभाषा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, ये जो है मेरिट बेस्ड प्रोसेस से निकल कर आता है। ये पॉलिटिकल डिस्पाइट पॉलिटिकल मतलब ये क्या करता है, गवर्नमेंट के डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। पॉलिटिकल लीडरशिप ये नहीं करता, डिस्पाइट चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप में। ये कह रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर चेंजेस भी आ जाए, फिर भी ये अपना जो इम्प्लीमेंट करता है, जो चीज़ बना दिया गया कानून, डीएम सीएम ये सब देखते हैं, डीएम का या फिर या जो भी होता है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी में, तो आप समझ रहे होंगे, सचिव सब जो भी आता है वो सब इस चीज़ को अप्लाई करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोसेस से ये निकल के आते हैं।
और यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करना इसका मकसद नहीं होता है, बस इसको लागू करना होता है इसका मकसद। पीसीएस के बारे में दिया है यहाँ पे थोड़ा सा। स्टेट पीसीएस का चेयरमैन और मेंबर जो होता है, याद रखिएगा, ये स्टेट पीसीएस का चेयरमैन और मेंबर दोनों अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन जो है रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। ऐसे ही एक और याद रखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट, स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो भी जो है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन कमिश्नर जो होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, वो भी जो है अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और लेकिन रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोले तो ये क्रिएट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा मल्टीपल स्टेट के लिए, और अपॉइंट इसका प्रेसिडेंट करता है। यूपीएससी कैन असिस्ट। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का बात करें तो सिंगल जुडिशियल सिस्टम होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होता है, हाई कोर्ट नीचे होता है, और पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट टू ऑल टू टू और आपको पता है यहाँ पे सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात कर रहे हैं, जहाँ पर 1956 में हुआ था कि ये बात कर रहा था कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, इमरजेंसी कितने तरीके से लगता है आपको पता है, 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 52 के तहत तो लगता है डायरेक्ट सेंटर कैन एंड डायरेक्ट स्टेट एंड स्टेट मैटर में अगर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस पहले था, लेकिन अब तो इस यहाँ पे आर्म रिविलियन हो गया, अगर देश में आर्म रिविलियन हो गया तो यहाँ पे जैसे इमरजेंसी लग सकता है। प्रेसिडेंट रूल कोई खास राज्य में लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगा ही नहीं है, जब ये सेंटर कैन डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज एंड इंक्लूडिंग सैलरी रिडक्शन, तो इसमें क्या होगा, सैलरी कट होगा लोगों का, और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कैन डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ हो सकता है। अदर प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 355 में ये कर रहा है कि ये जरूरी है। आर्टिकल प्रोटेक्ट, याद रखिए, सेंटर बोलता है प्रोटेक्ट करेंगे हम तुमको स्टेट, सेंटर टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर इंटर डिस्टर्बेंस से हम स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेंगे, 355 ये कहता है। अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द सेंटर एजेंट, गवर्नर कैसे याद करता है, प्रेसिडेंट के एजेंट के मतलब सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है, और अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इसको। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये भी अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा और रिमूव होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, जैसे कि नीति आयोग हो गया, नेशनल लिटिगेशन काउंसिल हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल रिलेशन का बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशन आपको बताया था आर्टिकल नंबर, जैसे पार्ट तो पहले बताए थे, पार्ट 12 में आएगा, और आर्टिकल 264 से लेकर 293 तक आएगा। हम तीनों अभी अब रटेंगे, तीनों मतलब लेजिस्लेटिव कहाँ का था, 245 से 55 तक था। फिर था एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या था, 256 से लेके कहाँ से था, 256 से लेके 256 से लेके 263 तक, और वहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल तक। 256 से 263, 256 में क्या कह रहा था, 256 में बताओ आप क्या कह रहा था, अभी बताए थे कि 256 में क्या बोल रहा था, 256 में क्या था, बताइए। 256 देख रहे हैं, 256 से 263 तक। 256 में दो तरह ये रीजन्स लगाए गए थे कि स्टेट को कंप्लाई करना पड़ेगा हमारे का सेंटर के लॉ के अनुसार। 256 में तुम भूल जाते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना लोग एलोकेशन ऑफ द टैक्सेशन पावर। देखिए यहाँ पे दिया गया है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करें तो 64 65 66 67 तक यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे कैसे सब बात दिया गया है कि टैक्सेशन के बारे में दिया गया है। 64 में क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन किया गया है फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा होगा दोनों के बीच, तो 64 में दिया गया। 65 में क्या गया है कि कोई भी टैक्स आप ऐसा लागू नहीं कर सकते हैं मुझ पे, कोई नोटिस वोटिस निकाल के, जब तक कि कोई अथॉरिटी, लॉ ऑफ अथॉरिटी जो है, कोई कानून के द्वारा जब तक हमसे टैक्स नहीं ले रहे। जैसे जीएसटी लाया तो भाई कानून है उसने, और लिखा गया है संविधान में, कोई और लाए या फिर वैट या सैट जो भी टैक्स है वो कानून में लिखा गया है, वो ऐसा टैक्स नहीं, कुछ भी आप मामले में टैक्स नहीं ले सकते हैं नोटिस निकाल के कि भाई तुम, जैसे होता है कि बहुत जगह की भाई क्या ले रहे हैं, वो बैरियर ले रहे हैं, तो फालतू फालतू बैरियर बैरियर कुछ नहीं होता है, वो सीधा मतलब म्यूनिसिपैलिटीज का वो कमाई होता है अलग से, या फिर बोल दीजिए गुंडागर्दी चल रहा है। 266 होता है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द इंडिया ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड दिया है, यहाँ पे कंटिजेंसी फंड दिया। कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड क्या, कंटिजेंसी फंड याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना। कंसोलिडेट फंड में यहाँ पे वोटिंग होता है, कंटिजेंसी फंड में वोटिंग वोटिंग नहीं होता है। यहाँ पे वोटिंग इन यहाँ पे दो तरह का होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, एक तो होता है चार्ज्ड होता है, चार्ज कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, और होता है एक होता है जिसमें कि वोटिंग होता है,
और एक और होता है जिसमें वोटिंग नहीं होता है, और यहाँ पर से प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर बोल प्रेसिडेंट या फिर हाई कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वहीं से सैलरी जाता है इसका 266 के तहत। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लेवी स्टेट। देखो यहाँ पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का क्या रोल है, टैक्सेस के मामले में ये दिया गया है। और रेजिडरी पावर जो है ये पार्ट वेस्टेड होता है पार्लियामेंट में, जो भी रेजिडरी पावर है स्टेट लिस्ट में या फिर स्टेट या यूनियन या फिर कंकरेंट में, ये सब में नहीं आया वो पावर, तो वो पावर चले जाता है, रेजिडरी पावर कहते हैं उसको, और वो चले जाता है पार्लियामेंट के पास। नो टैक्स एंट्रीज इन कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर जीएसटी अंडर द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल में 2016 जो हुआ था, which grants concurrent power to parliament and the state legislature। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ऐसे आपको पता हो कि रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू, ये सब चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐसे ऐसे रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो वहां से आ रहा है जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा कौन जगह होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम, आप जो टेलीग्राफ भेजते हो, पोस्ट भेजते हो, या टैक्स थोड़ी है ना, ये एक अलग तरीके से है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है सरकार के पास। रेलवे में, रेलवे से जो कमाई हो रहा है, बैंकिंग से, ब्रॉडकास्टिंग से, ये सबसे कमाई नॉन टैक्स रेवेन्यू से होता है। मेजर सब्स ऑफ द स्टेट जैसे कि इरिगेशन है, ये नॉन टैक्स, जैसे सिंचाई हो रहा है तो नॉन टैक्स होता है। फॉरेस्ट फिशरीज, ये सब मामले में नॉन टैक्स तरह से रेवेन्यू आता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, याद रखिएगा। ग्रांट टू स्टेट, ग्रांट इन ग्रांट इन एड टू स्टेट, स्टेट को जो ग्रांट दिया जाता है, ग्रांट ये चीज होता है जहाँ पैसे लौटाए नहीं जाते हैं। आप उधार दे दिए किसी को, उधार मतलब पूरी तरीके से दे दिए हो, ये नहीं मांगने जाओगे उधार, ये होता है ग्रांट। ये दो तरीके से होता है, एक तो स्टेटरी ग्रांट होता है, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है, एक अदर ग्रांट होता है, अदर ग्रांट भी होता है। ये स्टेटरी ग्रांट ये होता है कि इसमें फाइनेंस कमीशन उसको बोलता है, रिकमेंडेशन करता है कि ये राज्य को इतना ग्रांट दो। आर्टिकल 275 और आर्टिकल 282 याद रखिए। 275 में ये होता है स्टेटरी ग्रांट, ये होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट वो होता है जहाँ पर अगर सेंटर को लगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है या फिर कुछ खास अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रहा है, उसको अगर दे दे तो वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा, तो वो फिर इसको देता है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट। याद रखिएगा, ये कंपल्सन नहीं है डिस्क्रिशनरी ग्रांट स्टेट सेंटर के ऊपर की तुमको देना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेटरी ग्रांट कंपल्सन है क्योंकि फाइनेंस कमीशन बोला आपको देने के लिए। हालांकि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन तो बन ही जाता है कि भाई अगर फाइनेंस कमीशन बोल दिया फिर भी आप नहीं दे रहे हो, जैसे कि अभी कितना है, अभी 41% ग्रांट आपको देना पड़ेगा हर स्टेट को। अगर वहां से आप टैक्सेस ले रहे हो तो उसका 41% वहां उसको देना पड़ेगा। ये सब चीजें लिखी गई है। अदर ग्रांट का अगर बात करें, अदर ग्रांट क्या होता है, टेम्पोररी ग्रांट और प्रोवाइड फॉर 10 years आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट ऑफ द स्टेट्स एक्सपोर्टिंग जूट। देखिए स्टेट जो जूट को एक्सपोर्ट कर रहा था, कौन सा भी स्टेट, बिहार, उड़ीसा, बंगाल हो गया, इसको पहले 10 साल के लिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ तो पहले 10 साल के लिए इसको टेम्पोररी ग्रांट दिया गया था। उस टाइम यहाँ पर जूट का मतलब जूट का जो एक्सपोर्ट हो रहा था बहुत अच्छा से हो रहा था, और उसको उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया। दिस सम्स वर आल्सो चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। ये सब जो पैसे जाते हैं अदर ग्रांट्स का, ये तो कंसोलिडेट फंड ऑन चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑन इंडिया जाता है, याद रखिएगा। और फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बिल रिक्वायरिंग प्रेसिडेंट रिक्वायरमेंट 274, ये सब चीज़ें उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट आपको बोलेंगे हम याद कर लेने। जैसे कि नेट प्रोसीडिंग्स द टैक्सेस एंड ड्यूटी सर्टिफाइड बाय कैग फाइनल 269, जीएसटी के बारे में आपको एक दिन सारा आर्टिकल बताएंगे कि 269 में आता है, 279 में ए में क्या होता है, 244 में भी नहीं आता, 244 में तो वहाँ आता है। 244 क्या आता है बताओ, 244 में, और 244 एक है, 244 2 है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है बताना आपको। कंसुलेट फाइनेंस कमीशन का बात कर ले तो फाइनेंस कमीशन बनता है 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन बनता है, और 281 के तहत ये अपना रिपोर्ट देता है, किसको, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। और ये टैक्स फॉर टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का बंटवारा कैसे हो दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में, ये 5 साल के लिए बनता है, प्रेसिडेंट इसको बनाता है। 15वां का अगर बात करें तो ये 21 22 से 26 तक था,
याद रखिए 26 तक था ये, लेकिन अब जो है 2023 में ही बन गया था ये 16वां फाइनेंस कमीशन। अरविंद पनगड़िया को लेकर के ये बन गया था, जो कि पहले नीति आयोग का वाइस चेयरमैन था। अदर रिकमेंडेशन इसका क्या था, की रिकमेंडेशन पे अरविंद 16वां तो बना है अरविंद पनगड़िया का। ये इसका रिकमेंडेशन भी आ गया, और उसने क्या रिकमेंड किया कि वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है 41% होना चाहिए। वर्टिकल डिवोल्यूशन समझ रहे हो, जितना आप टैक्स ले रहे हो स्टेट से, तो कम से कम उसका 41% टैक्स तो स्टेट को सीधे रेफर होना चाहिए। फिर हॉरिजेंटल डिविजन, अगर इस 41% में कहाँ कहाँ बंटवारा होगा ये बता रहा है, कि जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में 45, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस में 12.5। इसको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है, फॉर अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है कहाँ पे, स्टेट विद द अनमेट फिजिकल नीड्स, अगर फिजिकल नीड्स वहाँ हो रहा है, डेफिसिट ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर फिर स्टेट उसको रेवेन्यू देगा। इंसेंटिव या ग्रांट्स के लिए भी सोशल सेक्टर में परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए, जैसे कि रूरल इकोनॉमी गवर्नेंस, ये सब सुधार करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। बोरोइंग पावर दो तरह से होता है, जैसे कि सेंटर का बोरोइंग पावर होता है, स्टेट का बोरोइंग पावर। सेंटर बोरोइंग होता है 292 में और 293 में। स्टेट का बोरोइंग पावर होता है, इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना इसमें, ये सब भूल जाइए। याद रखिए कि सेंटर जो बोरोइंग ले सकता है विद इन द और विदाउट आउटसाइड, इंडिया के भीतर और इंडिया के बाहर से वो ग्रांट ले सकता है, लेकिन स्टेट जो है इंडिया के भीतर ही ग्रांट ले सकता है किसी से, मतलब बोरो कर सकता है, ग्रांट सॉरी, ग्रांट बोल रहा हूँ, बोरो मतलब उधार ले सकता है पैसे। एग्जेप्शन फ्रॉम टैक्स, आर्टिकल याद रखिएगा 252 53। 252, बावन क्या आता है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी याद है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे क्या था, पंचायत था, यहाँ पे क्या था, म्यूनिसिपैलिटीज था। ऐसे करके याद रखिए, अगर इसके आगे दो लग जाएगा, 252, 293, 292, 293, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बोरोइंग पावर आ जाएगा। तो थोड़ा सा रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा, वरना तो भूलना तो कंपलसरी ही होता है अपना लोग का। एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन, टैक्स से छुटकारा पा रहा है, जैसे कि यूनियन प्रॉपर्टी है, कोई स्टेट प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, आपके पास ज्यादा जमीन है तो टैक्स लगता है, लेकिन आपको पता है कि यार सरकारी जमीन के लिए टैक्स लगता है? नहीं लगता है दोस्त। अगर आपके पास अगल बगल कोई बड़ा सरकारी जमीन पड़ा है तो कोई टैक्स नहीं लगे भाई, सरकार टैक्स ले रहा है, सरकारी क्यों अपना जमीन पे टैक्स लगाएगा, ऐसे करके याद कर लो। हालांकि बात ये नहीं होती है, बात कुछ और होती है। तो यूनियन प्रॉपर्टी अगर आर्टिकल 285 के तहत वो टैक्स से फ्री रहता है, नो टैक्स फॉर यूनियन टेरिटरी, यूनियन का रहा यूनियन प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन अगर वो सेंट्रल कॉरपोरेशन है, अगर या फिर कंपनी है, सेंटर का कोई कंपनी है, सेंटर का कोई कॉरपोरेशन है, तो वो टैक्स देगा, वो टैक्सेसेबल होता है, जैसे कि भेल पेल ये सब जो आता है, ये सब टैक्स देगा भाई। रेलवे का बड़ा डिपार्टमेंट कोई टैक्स तो वो देगा। लेकिन स्टेट प्रॉपर्टी का बात करें, 289 के तहत, 285 और 89 याद रखिएगा, ये स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स से फ्री रहता है, इनकम फ्रॉम द एग्जाम्प्ट फ्रॉम द सेंट्रल टैक्स से ये सब फ्री रहता है, ये भी याद रख लिया। 289 कैसे याद रखोगे, 85 में क्या आ रहा है, यूनियन, यूनियन सेंटर, यूनियन 85 था पहले, तो ये 85 याद करेंगे। 85वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस लिए था, तो आपको याद होगा किस लिए, राजीव गांधी को याद कीजिए, और फिर राजीव गांधी अगर याद आ जाए तो आपको फिर याद आएगा दल बदल, याद आएगा दल बदल, याद आ जाएगा। तो फिर आपको याद आ जाएगा एक 12वां कौन सा शेड्यूल आ जाएगा, 10वां, 10वां शेड्यूल आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो 85 ये था, अगर इसके आगे दो लगा दिए तो भाई यूनियन का वो प्रॉपर्टी जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है वो है 285, कुछ तो ऐसे करके याद आ ही जाएगा मेरे बताने से। तो स्टेट प्रॉपर्टी 289 आता है, ये याद रखना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी कितने तरीके से लगता है, तो जैसे पहले बताया 3 तरीके से होता है। स्टेट इमरजेंसी 252 के तहत, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत, 352 360 के तहत। प्रेसिडेंट क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर, जो कि हो रहा था या फिर फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया था ऐसा करो, उसको ये चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। ट्रांसफर फ्रॉम फंड्स फ्रॉम द रिड्यूस्ड एंड कैंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी है तो बोलेगा भाई आए तुमको स्टेट हमने भेजेंगे, अभी हमको अपने काम है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का अगर बात करें 360 आएगा। 360 में क्या सब कर सकते हैं, हम 360 में कर सकते हैं सैलरी जो है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि सरकारी तंत्र में जो भी काम कर रहा है उसका बोलेंगे सैलरी तुमको कट कट कर लेंगे, और कुछ नहीं बोल सकता है। बिल को रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, स्टेट का मामला को। और फिर क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हम ला सकते हैं, और वो नॉर्म्स बोलेंगे इसको फॉलो करो। फिर आता है टैक्स के मामले में, ये पूछ देता है कि भाई कौन टैक्स कौन लगाता है और कौन कलेक्ट करता है। सबसे पहले तो स्टाम्प टैक्स याद रखिए, एक स्टाम्प टैक्स, क्योंकि अलग है ये, स्टाम्प टैक्स 268 के तहत लगता है, और सेंटर बोलता है हम लगाएंगे, लेकिन स्टेट बोलता है हम कलेक्ट करेंगे, चलो भाई ठीक है।
लेकिन बाद बाकी टैक्स जो आता है सेंटर लगाता है, और वो कलेक्ट भी सेंटर करता है। सबसे बात तो जीएसटी का, जीएसटी काउंसिल बताइए कब है? जीएसटी काउंसिल 279 ए के तहत आता है। और 269 ए में क्या होता है? जीएसटी से ही रिलेटेड है, आपको बताना है। सरचार्ज ऑन टैक्स अंडर आर्टिकल सरचार्ज और टैक्सेस अंडर आर्टिकल 279 एंड 270। अब बादल का आवाज आ रहा होगा आपको, यहाँ पे बारिश खूब हो रही है, मजे लीजिए बारिश का। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाना थोड़ा इसमें इस वीडियो रोक नहीं सकता। अगर रोक दिया तो फिर उसको सेव करो, फिर कट करो, मुझे उतना लेना नहीं है। मुझे लग रहा है आवाज जा रही है सही से, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, वरना बोल नहीं पाता, क्योंकि अगर आपको दिक्कत है तो फिर कैसे पढ़ा सकते हैं। टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, बाकी बस ये याद रखना है कि बाद बाकी टैक्स सेंटर लगाता है और सेंटर ही कलेक्ट करता है। आर्टिकल कर रख सकते हैं। तो जीएसटी का याद रख लीजिए, 271 होता है, इसके तहत टैक्स लिया जाता है और लगाया जाता है, लिया जाता है। अदर टैक्स, अगर लेवी का बात करें, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी कोर्सेस अंडर आर्टिकल 269। अभी ये तुरंत पूछे थे, क्या है यहाँ पे, याद करो। लेवी एंड कलेक्शन, जो लगाता है और जो कलेक्ट करता है जीएसटी को, इन कोर्सेस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड के लिए, एंड कॉमर्स के लिए, वो 269 ए में है। कह रहा है कि कौन टैक्सेस लगा रहा है, कौन ले रहा है, वो 269 ए में है। कौन लगा रहा है ये तो आप जान रहे हैं, सेंटर ही कर रहा है ये काम है। कमिटीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, कमेटी पूछता है। हालांकि यहाँ रिकमेंडेशन दिया नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन आपको जरूरी है। जैसे कि सरकारिया कमीशन में रिकमेंडेशन ये था कि जो भी हम गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं स्टेट के लिए, वो गवर्नर जो है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। सरकारिया कमीशन का बकाना था। 1983 जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, याद रखिए, तभी सरकारिया कमीशन बना था। लेकिन 2 साल बाद 1985 में ये अपना रिकमेंडेशन दे दिया था। इसने ही रिकमेंडेशन दिया था, सरकारी कमीशन ने ही रिकमेंडेशन दिया था। क्या रिकमेंडेशन दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए, आर्टिकल 27। हाँ, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए, बाद में इसको गठन किया गया आर्टिकल 263 के तहत जो आता है। और पुंछी कमीशन 2007 का है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1993 का है। याद रखिए, कमीशन पूछता है उसके बाद, पुंछी कमीशन पूछता है 2007 का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1996 का। फिर राज मन्नार कमीशन, राज से राज्य आ गया, राज्य से याद रखिए, राज से राज आ गया। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट का 279 में। अन्न फिर यह है आनंदपुर साहिब रेजुलेशन 1973, आठ पे लगाया जाए। पुंछी याद नहीं होगा आपको, पुंछी और सरकारिया। सरकारिया मतलब सरकार, याद रखिए, सरकार। सरकार कहाँ का? स्टेट और सेंटर का सरकार, ऐसे करके याद हो जाएगा। सरकारिया मतलब सरकार, स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन याद आ जाएगा। पुंछी से आपको याद नहीं आएगा, पुंछी आपको भंसा सकता है, पुंछी को बोल देगा और कोई चीज में, तो पुंछी कैसे बोलेगा? पूछो यार, क्या पूछोगे? बोलो, आप भी बनो कोई इसमें जैसे कि कोई निमोनिक्स बनो आप, पुंछी। सेंटर स्टेट रिलेशन का पूछना पड़ता है, सेंटर को स्टेट को पूछना पड़ता है, याद है, पूछना पड़ता है, स्टेट को पूछना पड़ता है। किससे? सेंटर से। याद आ जाएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन का बात कर रहा है, पूछना पड़ता है, बस इतना रहता है, पूछना पड़ता है। फिर सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, सेंटर का स्टेट कंट्रोल कैसे है ये बताए। हाँ, ये कुछ खास रिकमेंडेशन दे तो दिया, राजमन्ना क्या बोला था, सरकारिया क्या बोला था, नेशनल कमीशन ड्रॉ फॉर वर्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल। बारिश तेज हो गई है यार। तो फर्स्ट ए आर था, मतलब ए आर सी, मतलब यहाँ ऊपर में दिया गया है। ए आर सी मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, याद हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पहला जो 1966 में बैठा था, याद रखिए, 1966 में। ये सजेस्ट किया था कि आप जो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं वो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस का होना चाहिए पब्लिक लाइफ में और एडमिनिस्ट्रेटिव में। फिर आता राजमन्नार कमेटी, राजमन्नार कमेटी बोला था कि रिमूविंग द प्रोविजंस अलोइंग स्टेट मिनिस्टर टू द होल्ड ऑफ द, पहले स्टेट मिनिस्टर जो था वो गवर्नर के प्लेजर तक काम करता था। तो बोला इस चीज को हटा दो, ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर जब गवर्नर चाहेगा तब तक रहने देगा। सरकारिया कमीशन बोला था कि जो है गवर्नर जो है वो अलग राज्य से होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए। सरकारिया में बस याद रखने आउटसाइडर, इससे याद आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। राज मन्नार में ये बोला था कि गवर्नर प्लीजर, गवर्नर प्लीजर याद रखिए यहाँ पे, मिनिस्टर के लिए, इसको हटा दिया गया था। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में था। प्रपोज द गवर्नर टू अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग द स्टेट मिनिस्टर। यहाँ देखिए, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में बैठा था, और इसने बोला था कि अगर आप कोई गवर्नर को, कोई खास स्टेट के लिए आप जा रहे हैं,
तो वहां पे बीच में सीएम से पूछ लो एक बार। क्या करो, सीएम से पूछ लो। फिर आता है जुडिशियल डॉक्ट्राइन टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हमने देख लिया, क्या सब देखा, लेजिस्लेटिव देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया। अब देखेंगे जुडिशरी। जुडिशरी में ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा केस है। इतना केस याद रखने जाओगे तो दिमाग तुम्हारा घूम जाएगा, इसीलिए एक याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस। ये किस में आता है, ये ट्रू नेचर ऑफ लॉ आता है, कि इंश्योर करता है कि भरोसा करे इस पर स्टेट के। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है भाई, आवाज तो जा रही होगी ना आपको। मैंने सारा माइक ऑफ कर दिया है इधर उधर का, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा आवाज जाना चाहिए आपको। शायद जाना चाहिए, मतलब जा रही होगी, कोई बात नहीं, देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ पीस सब्सटेंस, बस ये चीजें आपको याद रखना है कि ये जुडिशरी डॉक्ट्राइन है सेंटर स्टेट के बीच में। फिर एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सब चीजें याद रखना है। ज्यादा अगर ऑप्शन देगा तो ऐसे ही ऑप्शन देगा, आपको ज्यादा फंसाएगा नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब टेरिटोरियल नेक्सस, ये आता है। इंटर स्टेट रिलेशंस का कुछ खास आर्टिकल अगर आपको देखना है तो ये देख लिए, 262 पढ़े थे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पढ़े थे, 263 पढ़े थे, इंटर स्टेट काउंसिल पढ़े थे। बचा क्या है, 261 और 301 से 7 तक। 261 में था पब्लिक एक्ट्स पढ़े थे, रिकॉर्ड पढ़े थे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पढ़े थे। और 301 या 307 में इंटर स्टेट ट्रेड रिलेशन दिया हुआ है, जो कि हम नीचे देखेंगे। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। 261 में था पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। फिर नीचे देखेंगे पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग 261 में। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पूरा इंश्योर करता है फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग अक्रॉस इंडिया। ये चीजें जो ये रिलेशन है, आपको पूरा विश्वास दिलाता है कि पब्लिक के एक्ट में, रिकॉर्ड में, जुडिशियल प्रोडिक्स में, प्रोसीडिंग, ये नीचे दिया गया क्या है, एक्ट्स क्या है, प्रोसीडिंग्स क्या है, रिकॉर्ड्स। फिर 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट दिया गया है। आर्टिकल एंट्री नंबर 17 में स्टेट लिस्ट में ये चीज लिखा गया है। एंट्री नंबर 56 में यूनियन लिस्ट में ये चीज लिखा गया है। और फिर आर्टिकल 262 का एक में कहता है कि पार्लियामेंट कैन रेगुलेट कर सकता है वाटर डिस्प्यूट को रिगार्डिंग यूज, पानी का यूज, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर। 262 का एक चीज में, ये एक में लिया गया। 262 दो में कहता है कि पार्लियामेंट में एक्सक्लूड द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट फ्रॉम जुडिशरी ओवर द दी डिस्प्यूट। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि भाई तुम इसमें दखल मत देना, और वो दखल देता भी नहीं, अभी तक उसको लाया ही नहीं है। मतलब पार्लियामेंट के पावर है कि उसको लाए या नहीं लाए। वाटर बोर्ड बना था 1956 में, बस इतना याद रखना है, बाकी सब कुछ आप भूल जाइए। 1956 का वाटर बोर्ड था। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में आया था, बाकी भूल जाइए। 1956 में दोनों चीज बना था, वाटर बोर्ड भी बना था और वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी आया था। इंटर स्टेट काउंसिल 263, ये इसमें अच्छा अच्छा चीज पूछता है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इंटर स्टेट, पहले ये थोड़ा, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल जो है, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 क्या चीज कहता है, ये सब ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या सब कहता है याद रखिएगा, इसमें कहता है ये जो है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है स्टेट और स्टेट और सेंटर के बीच में, कोऑर्डिनेशन का एस्टेब्लिश करता है। आर्टिकल 263 में दिया गया है। पहला 1990 में बना था, पहला अगर बोले तो फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल जो बना था 1990 में बना था, सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन पे। और फंक्शन इसका अगर बात करें तो ये एडवाइस करता है, एडवाइस ऑन इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिप्लेसमेंट कंप्लीसेंट। दो आर्टिकल दो, आपको लगता है 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बीच में अपना मामला सुना सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है उस मामले से उलट कोई फैसला दे, उससे कंप्लीमेंट होना चाहिए, उसका पूरक होना चाहिए, ना कि उल्टा पुल्टा कुछ हुआ डिस्प्यूट दे का मामला दे डिस्कस। ये सब चीज देख लेंगे। और फिर ये बनता है कैसे, डिसीजन तो एडवाइजरी ओनली होता है, बाइंडिंग ये नहीं होता, सिर्फ एडवाइजरी होता है। कंपोजिशन बहुत जरूरी है, जैसे कि इसका इंटर स्टेट काउंसिल का बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो है चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है सारा इसमें, मतलब सॉरी,
सारे स्टेट का सीएम इसमें रहता है। उस ऐसे यूटी का भी सीएम रहता है, जैसे दिल्ली पुदुचेरी हो गया, और फिर और कहाँ का, लद्दाख, सॉरी लद्दाख कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, ये सब का सीएम इसमें शामिल होता है। और एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहां का, जहाँ पे सीएम नहीं होता है, उस यूटी का। और फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, जहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, और नॉमिनेटेड बाय पीएम, पीएम ही नॉमिनेट करता है ये 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर को, जिसमें होम मिनिस्टर भी रहता है। और 5 स्टेट मिनिस्टर को, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होता है, या फिर स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो सुने हो, इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए होता है। नॉमिनेटेड बाय पीएम आर परमानेंट इनवाइटीज। और मीटिंग्स जो होता है एटलीस्ट 3 बार होना चाहिए एक साल में। स्टैंडिंग कमेटी 1996 में बना था, और इसको होम मिनिस्टर चेयर करता है, इतना याद याद रखिए। और इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स के बारे में बात करें तो 301 आता है, 302 आता है। तो गारंटी करता है फ्री ट्रेड अक्रॉस इंडिया। अगर कोई दे देगा कि कौन सा आर्टिकल आपको फ्री पूरा देश में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता देता है, गारंटी लेता है, तो आर्टिकल 301 लेता है। 302 कहता है कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि इस ट्रेड पे, ट्रेड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट स्टेट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन एक पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे, या फिर पब्लिक का ध्यान रखने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। 302 में पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, 303 में स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और 304 में टैक्स इंपोर्टेड गुड इफ द, ये सब बातें रहने दीजिए। हाँ, 307 रखिए, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एंड अथॉरिटी टू इन्फोर्स ट्रेड लॉ। ट्रेड लॉ को अपॉइंट करने के लिए पार्लियामेंट एक अथॉरिटी डिफाइन कर सकता है 307 के तहत। जैसे कि जोनल काउंसिल का बात कर रहे हैं, जोनल काउंसिल जैसे था पहले इंटर स्टेट काउंसिल होता है, इसके नीचे जोनल काउंसिल होता है। हालांकि इसका सबऑर्डिनेटरी नहीं होता है, बस एक अलग चीज होता है इसको। ये भी एक स्टेचुरी बॉडी होता है। ये एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसको आर्टिकल में लिखा गया है, इसको आर्टिकल में नहीं लिखा गया है। ये भी एडवाइजरी होता है, नॉन बाइंडिंग होता है इसका डिसीजन। और फिर एस्टेब्लिश हुआ था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, जो बना था। कौन बनाया था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन में, कौन था इसका अध्यक्ष, कौन था आप बताओगे मुझे? फजल अली कमीशन था। तो इसी को बोलते हैं स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। ये तो एक्ट आया था, माफ कीजिएगा, ये कमीशन था एक, जो कि इसके तहत स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और यूटी का। और फिर ऑब्जेक्टिव्स आया तो फोस्टर करेगा ये कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड यूटी। और जोन सर 5 जोन में बांटा गया है। एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में इसका कहाँ पे होगा हेडक्वार्टर? दिल्ली में। ईस्ट में हेडक्वार्टर कहाँ होगा? ईस्ट में हेडक्वार्टर होता है कोलकाता में। सेंटर में हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इलाहाबाद में। और फिर वेस्ट में हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में। और साउथ में हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चेन्नई में। ये 5 कौन से 5 ये जोन है। फॉर्मेशन कैसे बना ये पढ़ लीजिएगा। मेंबर इसमें कौन, ये जरूरी होता है। ये तो होम मिनिस्टर होता है। फिर होता है सीएम सारे स्टेट का। फिर होता है जो स्टेट जो काउंसिल का सीएम होता है, जो काउंसिल का सीएम है वो सिर्फ नाम लेगा। और 2 अदर मिनिस्टर अदर देन सीएम होता है। ईच सीएम के अलावा 2 जो मेंबर होता है, 2 मिनिस्टर होता है। फिर एडमिनिस्टर ऑफ ईच यूटी होता है। ये समझ में आया? एडवाइजर कौन होता है? नॉन वोटिंग होता है एडवाइजर, नीति आयोग का नॉमिनी होता है। चीफ सेक्रेटरी होता है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल। ये एक एडवाइजर्स होता है। वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन कौन बनता है? जो काउंसिल का बात है, उस काउंसिल में जितने स्टेट आ रहे हैं, हर स्टेट का 1 साल के बाद सीएम जो है उसका वाइस चेयरमैन होगा। फिर यहाँ पे काउंसिल दिया होगा, ये पे जोनल काउंसिल है, और ये फिर हेडक्वार्टर दिया गया। याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि बताओ कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न में कौन सा स्टेट आता है, या फिर कौन सा स्टेट नहीं आता है। नॉर्थ में कौन सा स्टेट आएगा? तो जहाँ नया दिल्ली इसका हेडक्वार्टर कौन सा आएगा, आप दिमाग लगाओ। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, कश्मीर एंड लद्दाख, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सेंटर में कौन सा आएगा? इलाहाबाद का बात कर रहे हैं। यूपी आएगा, उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड तक जाएगा सेंटर, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ आएगा, और मध्य प्रदेश आएगा। ईस्टर्न का बात करें तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। वेस्टर्न बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये तीनों राज्य तो आएगा ही।
और साउथ का बात करें तो ये सारा साउथ का राज्य होता है। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक नया काउंसिल बाद में बना था, जो बहुत बाद बना था। 1961 में बना था, सॉरी 71 में बना था। ये बना था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1900। इसमें पूरा का पूरा 8 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट का आता है वो आता है। और होम मिनिस्टर इसका जो चेयरमैन होता है, ये नॉर्थ ईस्ट का बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होम मिनिस्टर है, एक्स ऑफिशियो जो है मिनिस्टर जो होता है, वाइस चेयरमैन जो होता है इसका मिनिस्टर होता है। मेंबर्स जो है वहाँ पे गवर्नर, सीएम होता है, 3 अदर मेंबर होता है। फंक्शन इसका देख लीजिएगा। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। वर्टिकल एसाइमेट्री क्या होता है, ये वाला पार्ट। तो ऐसे करके पावर में तो ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास रखता है आर्टिकल 200। क्योंकि जैसे कि स्टेट का बाउंड्री वो चेंज कर सकता है, इमरजेंसी के टाइम सारा पावर अपने पास ले लेता है। हॉरिजेंटल सिमेट्री कैसे होता है, उसी पावर में इसका बांटना। तो जैसे कैसे है कि वेरिंग पावर अमोंग द स्टेट्स के बीच में पावर का बंटवारा अनइक्वल है। जैसे कि राज्यसभा में सीट जो है यूपी का सबसे ज्यादा, तब 81 बोल दिए थे, 31 ही सीट है सबसे ज्यादा। हालांकि है 31 सीट है। अरुणाचल प्रदेश का एक है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन हो जाता है उसके लिए। की डिस्प्यूट्स का बात करें तो जैसे कि जो अपना डिस्ट्रिक्ट अगर आपका है कोई, तो यहाँ याद रख सकते हैं कौन सा डिस्प्यूट होगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट अगर है तो। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बेलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है, याद रखिए बेलगांव में एक कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। जो कौन प्रिसाइड किया था आपको बताना है बेलगांव में। असम मिजोरम का बात करें तो यहाँ पे एक है, ब्रिटिश इरा से ही एक क्लेम बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है। हरियाणा हिमाचल में डिस्प्यूट है पुरवानों को लेके, और हिमाचल और लद्दाख में सरचू को लेके। हिमाचल और लद्दाख में सरचू को लेके। मेघालय और असम में मिकरी हिल्स को लेके है, ये सब डिस्प्यूट है। मेजर रिवर डिस्प्यूट की अगर बात करें तो रिवर डिस्प्यूट बहुत सारा है। जैसे कि पूछ देता है कभी कभी कौन रिवर डिस्प्यूट किसके बीच में आता है। या कृष्णा दे करके कभी आपको उड़ीसा दे दे, कभी मारोगे नहीं मारोगे, तो ऐसे ही करके देता है। कृष्णा डिस्प्यूट किसके बीच में आपको पता है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। और महाबलेश्वर से निकलने के बाद महाराष्ट्र में होता है, तो वहाँ कहाँ होगा, महाराष्ट्र के बीच में होगा। फिर ये कर्नाटक में घुसेगी, फिर आंध्र प्रदेश से निकल जाएगी। तो ये 1969 से ले गोदावरी कहाँ से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलता है। तो यहाँ से फिर महाराष्ट्र के बीच में होगा। और महाराष्ट्र से किधर जा सकता है, मध्य प्रदेश जाएगा। फिर मध्य प्रदेश से किधर जाएगा, मध्य प्रदेश से जाएगा कर्नाटका, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, सॉरी आंध्र प्रदेश। नर्मदा का बात करें तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, तो वो होगा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात में बाहर निकल जाती है, उसके बीच डिस्प्यूट होगा। रवि व्यास का बात करें, रवि व्यास देखे आपको मध्य प्रदेश दे देगा, नहीं न मारोगे। तो रवि व्यास का कहाँ पे होगा, रवि व्यास राजस्थान, पंजाब, ऐसे करके मोटा मोटी याद रखना है आपको। हार्ड एंड फास्ट रटना नहीं है पूरी तरीके से कि भाई हमको पूरा रटा होना चाहिए। कावेरी का डिस्प्यूट देके आपको दे देगा राजस्थान पर, नहीं मारोगे। तो राज कर्नाटका होता है, केरला, तमिलनाडु, नीचे का तीनों राज्य जो होता है वो यहाँ पे केरला आ गया, यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु यहाँ पे आ गया, वो तीनों के बीच है। पुदुचेरी तो आती है। और क्या। और या कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का बोले तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है। वेम्बनाड मतलब उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। ये सब डिस्प्यूट है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। और हम देख लिए पूरा का पूरा, क्या देखें, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का सब कुछ देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस तो हालांकि वीडियो का लेंथ 1 घंटा में थोड़ा सा कम है, और हम चाहेंगे कि रिवीजन करा दूं आपको। रिवीजन कराने के लिए आपको पहले ले चलते हैं ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। मुझे याद है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, रटा दूं क्या एक बार, ऐसे मुंह से बोल के बोल देता हूँ। आपको देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन कहाँ पे है, स्वर्ण सिंह समिति। आप सुनते जाइए बस, स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति था, और ये फिर कहाँ पे है, कब था, कब आया था, कब ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में दिया गया था, 78 में दिया गया था। और फिर
टोटल कितने डाले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे उस टाइम। 11वां कब ऐड किया गया था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और यहाँ पे क्या था, 0 से लेके 6 तक के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, और ये 11वां के में जोड़ा गया था। और फिर अगर बात करें, और कुछ बचा? हाँ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितने तरह का होता है, जैसे कि 10 तो है। तो ABCDEFGHIJ K। तो यहाँ ए में क्या है, अवॉइड करना है आपको, क्या पालन करना है, नेशनल नेशनल के सॉन्ग को, नेशनल एंथम, ये सबको। बी से आता, बापू याद किए थे। यहाँ पे नेशनल आइडियल्स को आपको प्रोटेक्ट, मतलब आइडियल्स का रिस्पेक्ट करना है। सी से है, तीन चीजें हैं, तीन से इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी, ये सब चीज का रक्षा करना है। डी से है डिफेंस, अगर आपको बुलाया जाए कभी बॉर्डर पे तो मना ना करे, तो डिफेंड करना है अपना देश को। फिर ई से है हार्मोनी, याद किए थे। ई से एम्पैथी, हार्मोनी याद किए थे, कि देश में भाईचारा, हम हार्मोनी, ये सब बनाए रखना है। एफ से हमने फोर्ट याद किया था। फोर्ट का मतलब ये था कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोन्यूमेंट्स का रक्षा कर सकते हैं, सरकारी तंत्र का रक्षा कर सकते हैं। जी से ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगाओ और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करो। एस से ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना है। आई से है कि किसी का आंख नहीं भांगना है। आई मतलब आंख नहीं भांगना है, मतलब कि और क्या करना है, मतलब वायलेंस को एब्ज्योर करना है, वायलेंस को नो कहना है, वायलेंस को नहीं कहना है। जे मतलब था कि जे मतलब खाते कि ज्वाइंट था, जे मतलब ज्वाइंट था, मतलब ज्वाइंट का मतलब कि हर चीज में अच्छा करना है आपको, मतलब देश का प्रगति के लिए हर चीज में ज्वाइंट, मतलब ज्वाइन होना है आपको, हर चीज में अच्छा करना, ये था। के का मतलब था के का मतलब था शिक्षा के बारे में, जो कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको बता दिए, वहां पे था। और क्या बचा था, और कुछ बता है? देख लेते हैं। फिर वर्मा कमेटी क्या बताया था, कि वर्मा कमेटी बताया था कि जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी चीज जो को लागू करने के लिए कौन सा एक्ट है, जो कि लीगली लाने के लिए ये सब एक्ट बताया गया था। हो गया, ये इतना ही था। और आपको क्या करना है, और आपको 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 ये था, उसके पहले क्या था, डीपीएसपी पढ़ाते हैं। चलो डीपीएसपी याद कराते हैं। डीपीएसपी सबसे पहले बात करेंगे, डीपीएसपी कहाँ पे आता है। डीपीएसपी आता है आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच आता है डीपीएसपी। पार्ट नंबर 4 में आता है, पार्ट नंबर 4 में आता है। और हाँ, यहाँ पे तीन तरह का डीपीएसपी है। डीपीएसपी तीन तरह, एक तरह से लिबरल है, एक तो गांधीयन है, और एक तरह से लिबरल डेमोक्रेटिक गांधीयन, और एक तरह से और आता है सोशल वाला, जो कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डीपीएसपी है, वो है। तो आर्टिकल साले पहले रट देते हैं, पहले तो 36 और 37 रट लीजिए। 36 वही है जो आर्टिकल 12 है, स्टेट का परिभाषा है। 37 वही है जो आर्टिकल नंबर 13 है। 12 में भी वही है, आर्टिकल 13 में है। 13 में बस उल्टा लिखा गया है। 13 में लिखा गया है कि जस्टिसिएबल है जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो, लेकिन यहाँ पे है 37 में कि नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल अगर आपका वायलेट होता है तो आप, डीपीएसपी वायलेट होता है तो आप नहीं जा सकते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फिर आते हैं 38 से लेके 38, 39, 40, 41, 42, 43, और यहाँ तक देख लेते हैं। फिर 38 का है कि राज्य का कल्याण के लिए हम काम करेंगे, बस इतना याद रखिए। इनकॉन, और इसमें दो दो आर्टिकल आता है, एक तो ये आता है, और एक और याद रखाए थे आपको, इनकम। 39 का दो थे, इनकम इनइक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी याद कराए थे, इनकम इनइक्वलिटी याद कराए थे। और आर्टिकल, ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। इनकम इनइक्वलिटी 38 का दो में ये जोड़ा गया था। इनकम इनइक्वलिटी 44 में आता है। 39 में तो बहुत सारा प्रोविजन है, आपको याद कराए थे, ABCDEFG करके, जहाँ पे था LDCPHC करके, ये काट दीजिए, यहीं तक था। एल से मतलब होता है कि लाइवलीहुड है, मतलब लाइवलीहुड मतलब कि लोग, मतलब मेन और वुमेन की लाइवलीहुड के लिए काम करेंगे। LD मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे सी में। और फिर डी में था, और डी में था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, का जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। हेल्थ के लिए था, ई में हेल्थ था। हेल्थ के लिए था कि जैसे कि हेल्थ के लिए क्या था बताओ। हेल्थ के लिए था यहाँ पे, हेल्थ मतलब हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मतलब कि हेल्दी, हेल्दी था ना, हाँ, हेल्थ, हेल्दी हेल्दी लोगों का मतलब हेल्दी लोगों को हेल्थ करेंगे ऐसा। सी से चिल्ड्रन था, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेंगे, और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेंगे, और यहाँ पे था चिल्ड्रन के अच्छे के लिए काम करेंगे, ऐसा ही कुछ था यहाँ पे।
हो गया। फिर 40 में क्या था, गांधीयन प्रिंसिपल है, ये भी याद है, गांधीयन एंड डीपीएसपी है। यहाँ पे है 40 में पंचायत का निर्माण करेंगे। 41 में है राइट टू वर्क देंगे, राइट टू वर्क देंगे, राइट टू वर्क देंगे। और फिर 42 में था अगर वर्क दे दिए वहाँ पे, तो वहाँ पे कंडीशन कैसा है और मैटरनिटी लीव के लिए कंडीशन सही है कि नहीं वो देखेंगे। 43 में देखेंगे कि फिर वेजेज उसको मिल रहा है सही से नहीं, की 43 का बी देखेंगे कि वेजेज तो मिलने लगा लेकिन वो वर्कर का पार्टिसिपेशन सही से होना चाहिए। 43 का हो गया। फिर देखेंगे 44, 44 में देखेंगे कि यूनियन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन होना चाहिए। 45 में देखेंगे, 45 में क्या देखेंगे, चिल्ड्रेन याद रखना 45 के लिए। और 86वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 याद रखना। और ये हो गया चिल्ड्रेन का पढ़ाई 0 से 6 तक कंपलसरी कर दिया है। 46 में अगर बच्चे को पढ़ाने जाए तो क्यों नहीं पढ़ता है वो, क्योंकि भाई वो जो है उसके माता पिता ही जो है SC ST जो कि माता पिता हैं उसके, वही गरीब हैं। तो उसके इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल राइट का ध्यान रखेंगे और फिर उसको उत्थान के लिए काम करेंगे। 47 में ये है कि अगर वो चीज हो गया तो फिर 47 में क्या था, हाँ क्यों ये इसका हालत खराब है, क्योंकि ये लोग नशा करता है, इंटॉक्सिक टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक नहीं मतलब कि नशा करता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटॉक्सिकेंट बनाएंगे। और फिर इससे क्या करेंगे, मतलब कि इसके न्यूट्रलाइजेशन का ध्यान रखें, जैसे कि पोषक तत्व जो बोलते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, NUTRITION न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। 47 फिर 48 अगर ये चीज हो गया तो इसको बोलेंगे अब तुम लोग गाय पालो, या फिर गाय पालो, गाय खास करके गाय ही दिया गया वहां पे लिखा गया, गाय पालो या फिर एनिमल हस्बेंड्री का करो और फिर उससे पैसे कमाओ। फिर 49 में कहेंगे कि भाई अब तुम ये सब काम करने लगे, अब तुम गार्ड का नौकरी पे जाओ। मतलब गार्ड का किसका गार्ड करोगे, मोन्यूमेंट्स का रक्षा करोगे। फिर 50 में था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर का बंटवारा था। 51 में क्या था, 51 में क्या था कि इंटरनेशनल पीस के लिए हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे एक चीज छूट गया ना, एक चीज यहाँ ये छूटा है कि कौन सा संविधान संशोधन कौन हुआ था, ये देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, चार चीजें जोड़ा गया था। 39 का एफ जोड़ा गया था, ए जोड़ा गया था, 43 का ए, फिर 48 का ए। 43 का ए जोड़ा गया था, फ्री लीगल एड था, फ्री लीगल एड था, मतलब गरीब याद रखिए, गरीब के लिए फ्री लीगल एड। और यहाँ पे था 43 का ए में था इन्वायरमेंट का रक्षा करना, सॉरी, वर्कर का पार्टिसिपेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन था। और 48 का था कि यहाँ पे था इन्वायरमेंट का रक्षा करना। और यहाँ पे था बच्चे, बच्चे के लिए यहाँ पे दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे है गरीब मजदूर के बच्चे से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये इसका ट्रिक था। 44 में हम बोले थे आई आई करके याद रखना आपको, इनकम इनइक्वेलिटी, इनकम इनइक्वेलिटी याद करने बोले थे। 38 का 2 में है। 86 में तो आपको बता दिया, 45वां 86 याद रखना है, एजुकेशन से रिलेटेड है। 97वां मतलब 97 2011 में जो आया था कोऑपरेशन सोसाइटी वाला, 43 का भी, तो ये हो गया। उसके बाद हो गया ये, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक, आपको रिवाइज करा दिया हम। अब आता है क्या, फंडामेंटल राइट रिवीजन कराना, जो कि आपको आज नहीं कराएंगे हम। ये आप पढ़ के आइएगा फंडामेंटल राइट। ठीक, बहुत बड़ा है वो। तो अपना 1 घंटा का वीडियो हो गया है, इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगर आपने वीडियो देखा है। अगर जहाँ भी अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। मुझे पता है मैं खुद पूरा जो है सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ अपने वीडियो से। मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ आपके साथ, मुझे नहीं गप्पे मारने हैं, कि मुझे पता है कि कहीं कहीं लैक हो रहा है कुछ चीज़ों का। तो प्लीज़ इस बातों को मुझे माफ़ करें, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो देखें। और क्या बोल सकता हूँ, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।